अरे दिखाओ तो सही जुनैद भाई ने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया। वो अभी फ्रेश होके बाल सुलझा रही थी जब इसकी कज़नों ने धावा बोल दिया। बौखलाए अंदाज में बोली, वो रात तोहफा देने की नौबत ही नहीं आई, बल्कि वो कमरे में आए तो उन्होंने मेरी तारीफ़ की, फिर मेरे जेवरात को उतारा और मुझे नाइटी पहन के आने को कहा। ये कहते हुए अलीज़ा शर्मा गई, जबकि कमरे में आते जुनैद ने जब ये सुना तो गुस्से से आग बगोला हो गया। जिसे वो मासूम और कम उम्र समझकर रात को अपना हक नहीं ले सका, अब इस तरह इसकी ज़ात के चिथड़े उड़ा रही थी। वो अंदर आते हुए बोला, आप सब लोग ज़रा बाहर जाएं, मुझे अपनी मिसेस से बात करनी है। तभी इसके चेहरे पे झुकते सुलगते अंदाज में बोला, अब कहो क्या कह रही थी तुम, ज़रा वो नाइटी पहन के आओ। ये कहकर वो इसके होंठों पर झुकते वो दुल्हन बनी बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी और जुनैद वो सहन में चहलकदमी करता हुआ सिगरेट पे सिगरेट फूंके जा रहा था। आज जो रात इसकी ज़िंदगी में आई थी, ऐसी रात के बारे में इसने हमेशा सोचा था और हमेशा ये सोचकर झटक दिया करता था कि जब इसकी बीवी ज़िंदगी में आएगी तो तब ही वो सब के बारे में सोचेगा। इसने आज तक कभी किसी लड़की से मोहब्बत का जज्बा महसूस नहीं किया था, मगर एक आइडियल ज़रूर इसने अपने जहन में तराश रखा था कि इसके साथ चलने वाली लड़की समझदार हो, अक्ल व शऊर रखती हो, अच्छे बुरे की तमीज़ हो, जो इसके साथ इतनी जहनी हम आहंगी रखती हो कि बिना कहे वो एक दूसरे की बात समझ जाएं। मगर इसके साथ क्या हुआ था? ज़बरदस्ती इसके सर पर अलीज़े को थोप दिया गया था। कल गुजरने वाली रात कितनी भारी थी, वो किसी भी लिहाज से कम तकलीफ़देह साबित नहीं हुई। इस रात में भी अज़ियत ही अज़ियत और दर्द सिमटा हुआ था। वो सिगरेट पे सिगरेट फूंकते हुए सोच रहा था कि करे तो करे क्या, कमरे में कैसे जाए और अपनी बीवी से कैसे बात करे और क्या बात करे, इससे जो ना सिर्फ इससे उम्र में 10 साल छोटी है, बल्कि अब तो इसकी कल वाली हरकत की वजह से वो इसके लिए अपने दिल में नफ़रत भी महसूस करने लगा था। वक्त बीत रहा था, सभी मेहमान अपने अपने कमरों में गुम हो चुके थे। ऐसे में जुनैद था जिसे किसी चीज़ का होश नहीं था। इसकी माँ पास आई, जुनैद आधी रात हो गई है, अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो जो ख्यालों की दुनिया में गुम था, अपनी माँ की बात सुनकर चौंका। क्या मतलब माँ, वो मेरा इंतज़ार क्यों कर रही है? इसने सरसरी से अंदाज में पूछा। अरे क्यों भूल रहे हो कि वो तुम्हारी बीवी है और तुम दोनों की शादी जिन हालात में भी हुई है। शादी तो हो गई है, अपनी बीवी को ज़्यादा देर तक इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं है। तुम जाओ कमरे में, वो बच्ची भी बहुत ज़्यादा परेशान है। जिन हालात से तुम गुज़रे हो वो बच्ची भी ऐसे ही हालात से गुज़री है। मगर माँ, इसमें गलती तो इसकी है। दूसरों की हर बात पर अमल करने से पहले इंसान को अपनी अक्ल तो इस्तेमाल करनी चाहिए। इसने अपनी अक्ल इस्तेमाल करने की जहमत गवारा तक नहीं की और अपने किरदार को सबकी नज़रों में मशकूक बना दिया और इसके साथ साथ मुझे भी कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। अब बताएं कि इस सब में मेरा क्या कसूर है? आज तक कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, मगर इसने मेरे बारे में सबके दिल में शक पैदा कर दिया। मैं इसे कभी मुआफ़ नहीं करूँगा। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात मत करो, इस बेचारी की क्या गलती है? असल कसूरवार वो नहीं कोई और है, और सज़ा भी तो इसी को मिलनी चाहिए जिसने कोई कसूर किया हो। अब तुम कमरे में जाओ बेटा, मुझे प्लीज़ किसी के सामने शर्मिंदा मत करना। माँ की बात मानकर जुनैद कमरे की तरफ चल पड़ा था। अलीज़ा इस वक्त सादगी से दुल्हन बनी हुई जुनैद के कमरे में मौजूद थी। कमरा बिल्कुल सादा था, किसी किस्म की आराइश और ज़ेबाइश से बिल्कुल पाक था। कल रात इसने जिस तरह से इस कमरे में गुजारी थी, कमरे की हालत वैसी थी बावजूद इसके कि इन दोनों की शादी हो चुकी थी। मगर शादी जिन हालात में हुई थी, इस बात का अंदाज़ा इन दोनों को बाखूबी था कि वो इतनी आसानी से इस नए रिश्ते को कबूल नहीं कर पाएंगे। माना कि ये सब इसके लिए गैर मतवक्को था, मगर फिर भी अब शादी हो तो गई थी और ये निकाह इसने अपनी रजामंदी से किया था। वो इन्हीं सोचों में उलझी हुई थी जब इसने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर सर उठाकर देखा। जुनैद इसी की तरफ सर्द निगाहों से देख रहा था और कदम उठाता हुआ इसके करीब आ रहा था।
अलीज़े का सर शर्म से झुक गया था और दिल की धड़कन थी जो मुंतशिर हो रही थी। तुम यहाँ से उठो, ये क्या ड्रामा है? जुनैद की बात पर वो हैरान रह गई। क्या मतलब, कैसा ड्रामा? उठो, कपड़े तब्दील करो और ये लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है। अलीज़े तो हका बका रह गई। आज तो इन दोनों की शादी हुई है और वो इससे किस अंदाज में बात कर रहा था। इसे वहीं अपनी जगह पर विराजमान देखकर अब जुनैद को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ लड़की, बात समझ में नहीं आ रही क्या? इसने अलीज़े का बाजू पकड़कर इसे वहाँ से उठाकर खड़ा कर दिया। मुझे ये सब पसंद नहीं है और जिन हालात में हमारी शादी हुई है, इन हालात में ये सब मुझे किसी ढकोसले से कम नहीं लग रहा। इसलिए मेहरबानी करके मुझे मज़ीद परेशान मत करो। वो इसके एहसासात और जज्बात से बेखबर करवट बदल कर सो गया था और वो वहीं खड़ी आंसू बहाती रह गई थी। मुझे ऐसे अपने हक से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। मुझे इस इंसान को बताना चाहिए कि मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है। वो जुनैद के सामने जाकर खड़ी हो गई। क्या है, तुम्हें सोने दो मुझे। आज हमारी शादी हुई है और मुझे आपसे अपना हक चाहिए। जुनैद तो इसकी बात पर हका बका रह गया। वो जिसे कम उम्र, नादान, मासूम समझ रहा था, इसकी बात ने जुनैद के 14 तबक रोशन कर दिए थे। मतलब समझती हो इस बात का? वो थूक निकलते हुए बोली। हाँ, मतलब समझ रही हूँ। अच्छा तो फिर इधर आओ। इसने एक झटके से अलीज़े को अपनी तरफ खींचा था। अलीज़े इस पर गिरी थी। इसने अलीज़े के वजूद को अपनी बाहों में भरा और बेख्तियारी में इसकी नर्म पंखड़ियों को अपनी गिरफ्त में लेकर शिद्दत लौटाने लगा। इसने साइड लैंप को हाथ मारकर बुझाया और करवट बदलते अलीज़े के वजूद पर साया करते इसको अपनी बेरहम शिद्दतों से हल्कान करने लगा। दोपहर का मंजर था जब जुनैद घर आया था और लाउंज से ऊंची आवाज़ में कहके लगाने की आवाज़ें आ रही थी। इसने एक नज़र बाहर लॉन में देखा जहां पर सभी मुलाजिम मौजूद थे। घर के काम करने के साथ साथ अंदर से आने वाली बातों पर भी कान लगाए हुए थे। जुनैद के माथे पर बल पड़ गए। कितनी दफ़ा मना कर चुका हूँ इन लड़कियों को कि ऊंची ऊंची आवाज़ में कह के मत लगाया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि घर में मर्द मुलाजिम भी मौजूद हैं। वो इनकी बातों को सुनते हैं और फिर इन्हें अपने ही रंग पहना कर आगे पीछे बताते फिरते हैं। आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। जुनैद गुस्से से तनफन करता हुआ लाउंज में पहुंचा। जो सामने का मंजर देखा तो इसका हलक तक कड़वा हो गया। ये फिर से आज यहाँ पर आ गई। पता नहीं ये क्यों किसी मुसीबत की तरह हम लोगों के साथ चिमट गई है। अब इसे नज़रअंदाज करके कमरे में जाने लगा, मगर तानिया की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। अरे जुनैद, कब से आए हुए हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और तुम हो कि यहाँ पर आने के बजाय मुझे नज़रअंदाज करके सीधा कमरे में जा रहे हो। तानिया की बात पर इसने बमुश्किल अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाई। वो इसके करीब आकर खड़ा हुआ। तुम बताओ कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। तुम आजकल इतना मसरूफ़ रहने लगे हो कि ना तो मेरी कॉल उठाते हो ना किसी मैसेज का जवाब देते हो। तानिया ने छुड़ते ही शिकवा भी कर डाला था। जुनैद अपने आप को कंपोज करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि जितनी सहूलत से वो तानिया को मना कर देता था, आज तक इसकी बात का तानिया को कोई बुरा नहीं लगा था। वो जितना इसे नज़रअंदाज करता उतना ही ये उसके सर पर चढ़ती जा रही थी। देखो तानिया, मैं कहाँ हर वक्त मसरूफ़ होता हूँ। जब मैं किसी मीटिंग में होता हूँ या दोस्तों के साथ हूँ या फिर सो रहा होता हूँ तो इसी वक्त तुम्हारी कॉल्स और मैसेजेस आने लगते हैं। तुम उस वक्त मैसेज मत किया करो। देखो तुम घर में फारिग होती हो, मगर मैं नहीं। बाहर मर्दों में उठता बैठता हूँ, मुझे 100 काम करने के लिए होते हैं। अगर सारा दिन मैं मोबाइल कान के साथ लगाए रखूँगा तो फिर तो हो गए सारे काम। तानिया को अपनी सुबकी सी महसूस हुई। इसने नज़र उठाकर सामने जुनैद के कज़न्स की तरफ देखा था। सोबिया भाभी की छोटी बहन तानिया जुनैद में इंटरेस्टेड है और इसे अपनी तरफ माइल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हवेली के कज़न्स तो जुनैद के साथ छेड़खानी भी करते थे। अरे सुना है तानिया तुम पर दिलो जान से फिदा है और तुम हो कि इसे लिफ्ट ही नहीं करवाते हो। अच्छी खासी लड़की तो है, वो क्या कमी है इसमें? जुनैद ने गुस्से से अपने कज़न्स को देखा था। अगर तुम लोगों को तारीफ पसंद है तो तुम में से कोई शादी कर ले इसके साथ। मेरा इतना बुरा टेस्ट नहीं है और ना ही मुझ पर अभी इतने बुरे दिन आए हैं
یہ تو سلمان بھائی نے غلطی کی، پتہ نہیں کیا دیکھ کر انہوں نے اس گھر میں شادی کی۔ مجھے تو ان لوگوں کے لچھن بالکل بھی صحیح نہیں لگتے۔ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ صوبیہ نے نہ صرف اس کی باتوں کو سنا تھا بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک سلگ بھی گئی تھی۔ اس لڑکے کو میں نہیں چھوڑوں گی، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، بڑا ہی پارسا بنا پھرتا ہے۔ ہوتا کون ہے مجھ پر اور میری بہن کے کردار پر کیچڑ اچھالنے والا؟ اور اس تانیہ کی تو میں اچھے سے خبر لیتی ہوں، وہ کیوں اس کے آگے پیچھے گھومتی ہے؟ آخر ہے کیا اس میں؟ اس سے اچھے اچھے لڑکے دنیا میں موجود ہیں مگر نہیں، تانیہ بی بی کا تو اس کھڑوس پر دل آیا ہے، اس لڑکے سے تو میں اپنی بےعزتی کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ دوسری طرف علیزہ بہت خوش تھی۔ کتنا اٹریکٹیو ہے تانیہ اپنے آپ پر اور اپنی خوبصورتی پر، اسے بڑا ہی ناز ہے۔ اچھا کرتے ہیں جنید بھائی جو اسے بالکل بھی لفٹ نہیں کرواتے، ان کے ساتھ بالکل اچھی نہیں لگے گی۔ اس نے سارا سے اپنے خیال کا اظہار کیا تو پھر ان کے ساتھ کون اچھی لگے گی؟ سارا کے چھیڑنے پر وہ جھنپ سی گئی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اور تم اپنے آپ سے اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، اگر میری امی نے سن لیا نا تو وہ ہم دونوں کی کھال کھینچ لیں گی۔ علیزے کے گال بری طرح سے دہکنے لگے تھے اور اس کے دل کی حالت بھی بے ترتیب ہو گئی تھی۔ کیا میں اس آدمی کو پسند کرتی ہوں؟ تبھی تو اس کے بارے میں سوچ کر میرے دل کی دھڑکنیں اس حد تک منتشر ہو جاتی ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل لگنے لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی تانیہ کی طرح ان سے محبت ہو گئی ہے، مگر اس محبت کا انجام کیا ہوگا؟ اگر وہ تانیہ کو لفٹ نہیں کروا رہے تو مجھے کہاں لفٹ کروائیں گے؟ میں تو تانیہ سے بھی بہت چھوٹی ہوں، ہم دونوں کی عمروں میں 10 سال کا فرق ہے۔ وہ کیوں کر میری طرف دیکھیں گے، میری طرف متوجہ ہوں گے؟ وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب وہ عین اسی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ علیزے اچھی سی چائے بنا کر دو، سر میں سخت درد ہو رہا ہے۔ وہ اکثر علیزے سے ہی چائے بنواتا تھا کیونکہ علیزے چائے بہت اچھی بناتی تھی۔ علیزے بھی جلدی سے اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جنید کے سارے کام وہ اپنے ہاتھ سے بہت شوق سے کیا کرتی تھی۔ اسے جنید کے کام کر کے بہت اچھا لگتا تھا، حالانکہ وہ کوئی انتہا کی کام چور لڑکی تھی جس نے کبھی کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، مگر جب بات جنید کی آتی تو وہ اپنی ساری کمزوریوں کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ تائی ماں یہ سب دیکھتی تھی اور دھیرے سے دل میں مسکرا دیتی تھی۔ کاش کہ یہ لڑکی جنید سے اتنی چھوٹی نہ ہوتی تو میں ان دونوں کی شادی کروا دیتی۔ مجھے تو یہ نٹ کھٹ سی لڑکی بہت ہی پسند ہے، میں اپنی بہو بھی ایسے ہی لے کر آؤں گی، ایسے ہی پیاری پیاری عادتوں کی مالک۔ وہ علیزے کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنے لگی۔ وقت یوں ہی بیتتا جا رہا تھا۔ حویلی میں اب دلاور کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ اس کی شادی نورین کے ساتھ ہی ہونی تھی جو حویلی میں رہتے تھے۔ چچا زاد تھے۔ اس حویلی میں 3 بھائی اپنی اولادوں کے ساتھ آباد تھے۔ گھر میں خوب رونق لگی رہتی تھی۔ جنید سب سے بڑے بھائی کا بیٹا تھا، وہی اکلوتا تھا اور اسی لیے خاصا نکچڑا اور نخریلا بھی تھا۔ بچپن سے ہی بہت زیادہ لاڈ پیار اس نے دیکھا تھا، اسی لیے اس کی طبیعت میں بھی ضدی پن آ گیا تھا۔ جس بات کا ایک بار فیصلہ کر لیتا وہ اپنے فیصلے سے کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ نہ وہ کسی کی بات سنتا تھا اور نہ کوئی اسے کسی کام کے لیے مجبور کر سکتا تھا۔ ان دنوں تانیہ بھی گھر میں آ کر رہنے لگی تھی۔ حویلی میں ڈھولکی کا فنکشن رکھا گیا تھا، اس لیے صوبیہ نے بہانے سے تانیہ کو بلا لیا۔ میری بہن بہت اچھے گانے گاتی ہے، اس کی آواز بہت پیاری ہے اور اس کی ڈانس پریکٹس بھی خوب ہے، تم لوگوں کو بھی ڈانس پریکٹس کروا دے گی۔ جب صوبیہ بھابھی نے یہ بات حویلی کی لڑکیوں سے کہی تو سب سے پہلے سائزہ پھوپھو بول پڑیں، ارے ہماری لڑکیاں یہ سب نہیں کرتی، گانے تو ٹھیک ہے مگر یہ ڈانس کرنا حویلی کے مردوں نے اگر دیکھ لیا تو وہ ان کی کھال کھینچ لیں گے۔ ہمارے لڑکے یہ سب نہیں کرتے اور تم بھی اپنی بہن کو منع کرنا، اپنے گھر میں جو بھی کرے اس گھر میں آ کر وہ یہ سب نہیں کر سکتی، کیونکہ اس گھر کے اپنے دستور ہیں، اپنے اصول ہیں۔ صوبیہ کو غصہ تو بہت آیا تھا اپنی پھوپھو ساس کی بات سن کر، مگر بمشکل خود پر ضبط کر گئی۔ ویسے بھی وہ میٹھی چھری تھی، ہاتھ صاف کر کے اپنا کام کرتی تھی۔
सलमान को तो उन्होंने पूरी तरह से अपने काबू में किया हुआ था, इसलिए वो दूसरों को ज़रा कम ही खातिर में लाती थी। सलमान जुनैद से 1 साल छोटा था, मगर इसकी शादी जुनैद से पहले हो गई थी। वजह यही थी कि इसे सोबिया से धुआंधार इश्क हो गया था, जो कि इसके एक दोस्त की बहन थी। हवेली में सब लोगों ने इसे मना किया कि अपने ख़ानदान की लड़कियां मर गई हैं, जो हम बाहर से लड़की लेकर आए, मगर सलमान की ज़िद के आगे सभी लोग हार गए थे। अब इस शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। अली से सारा और हवेली की सारी लड़कियां गला फाड़ फाड़ कर गाने में मसरूफ़ थीं, और तानिया वो नित नए और जदीद तर्ज के कपड़े पहनकर हल्का फुल्का मेकअप करके जुनैद के आगे पीछे घूमती। शायद किसी तरह से वो इसकी तरफ माइल हो, इसकी कोई अदा जुनैद के दिल को भा जाए। मगर जुनैद ने भी लगता था अपने दिल पर कफल लगा लिया था। जब तानिया ने देखा कि वो किसी तरह से मेरी तरफ माइल नहीं हो रहा, तब इसने कुछ और सोचा था। बाजी, आज मैंने सोचा है कि मैं जुनैद से खुद 2 टोक अंदाज में बात करूं, इसे बताऊं कि मैं इससे मोहब्बत करती हूं। सोबिया ने बुरी तरह टोक दिया, ऐसी गलती मत करना, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। हवेली के बाकी लड़कों से बहुत मुख्तलिफ है, वो दिल हाथों में लेकर नहीं फिरता, तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। मगर वो तानिया थी अपने नाम की एक। इसने दिल में जब ठान लिया कि जुनैद से बात करनी है तो हर हाल में करनी थी। रात गए तक वो इसका इंतज़ार करती रही थी। इसे गेस्ट रूम में ठहराया गया था। सभी लोग अपने कमरों में थे, सिर्फ तानिया बीबी जाग रही थी और बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। जैसे ही जुनैद की गाड़ी की आवाज़ आई तो इसने जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त किया, और थोड़ी देर के बाद वो इसके कमरे के दरवाजे के पास बाहर खड़ी थी। कौन है? बाहर दस्तक की आवाज़ पर जुनैद ने पूछा। इस वक्त वो अपनी शर्ट उतार कर सोने की तैयारी कर रहा था। खाना वो आज बाहर से ही खाकर आया था। अभी वॉशरूम से बाहर निकला था कि दस्तक की आवाज़ ने इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया था। दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने तानिया खड़ी थी। जुनैद के माथे पर बल पड़ गए। तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या करने आई हो? वो तलखी से बोला। अगर तानिया की जगह कोई और लड़की होती तो इसके चेहरे पर गुस्से और लहजे में नफ़रत देखकर शर्म से मर जाती, वहीं से वापस पलट जाती। मगर वो तानिया थी। अपने नाम की तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। बोलो, क्या बात करनी है? वो शर्ट पहनते हुए बोला। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मुझ में किस चीज़ की कमी है जो तुम मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं होते। इतनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ जो तुम पर बिल्कुल असर नहीं डाल रही। वो रूहानी अंदाज में बोल रही थी। जुनैद एक गहरा सांस लेकर रह गया था। अच्छा बोल दिया तुमने, या कुछ और बोलना है? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वैसी ही मोहब्बत करने लगो जैसी मैं तुमसे करती हूँ। मुझे अपना लो, शादी कर लो मुझसे। वो इसके इंतहाई करीब होकर खड़ी हो गई थी। जुनैद ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया। तुम्हें शर्म और हया की बहुत ही ज़्यादा कमी है लड़की। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है कि आधी रात को एक नौजवान लड़के के कमरे में जाकर इसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करो। निकल जाओ मेरे कमरे से, और दोबारा अगर तुम मेरे सामने आई या मुझसे ऐसी कोई बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तानिया फटी फटी आंखों से इसे देखने लगी थी। वो बिल्कुल बेयकीन थी। इसने तो सोचा था कि इसे कोई आदमी भी इनकार नहीं कर सकता, कोई इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आज तक इसने सबकी नज़रों में अपने लिए सताइश देखी थी। हर कोई इससे बात करने के लिए मरा जाता था, और हवेली में कितने ही लड़के इसे पसंद करते थे, मगर इसका दिल जुनैद पर आ गया था। इसीलिए वह सबको नज़रअंदाज करके सिर्फ जुनैद की तरफ ही माइल हुई थी। और जुनैद इसे तो बिना किसी बात का लिहाज किए ना सिर्फ इसे थप्पड़ जड़ दिया, बल्कि इसे कमरे से भी बाजू पकड़कर बाहर निकाल दिया। दोबारा यहाँ आने से पहले सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। तुम्हारे माँ बाप को यहाँ पर बुलाकर पूछूंगा कि यही तरबियत की है उन्होंने तुम्हारी। इसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को कंपोज करने लगा। अगर सलमान भाई इस औरत की बहन से शादी ना करते तो कभी भी ये मुसीबत मेरे गले ना पड़ती। पता नहीं उन्होंने इस ख़ानदान में क्या देखा। मुझे तो इनमें से कोई भी एक आंख भी नहीं भाता, और सलमान है जो अपनी
बीवी के आगे पीछे फिरता रहता है। वो तलखी से इसके बारे में सोचते सोचते बिलाखिर नींद की वादियों में उतर गया था। अगले दिन तानिया ने सारी बातें सोबिया को बताई थीं। तुम्हें मैंने मना भी किया था कि इस आदमी से बात मत करना, मगर तुम फिर भी इससे बात करने के लिए चली गई। क्या मिला तुम्हें सिवाय रुसवाई के? तानिया की आंखों में आंसू थे। बाजी, इसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया और ना जाने क्या कुछ बोला। हाँ, मैं जानती हूँ वो आदमी किस कदर गलत बातें करता है। मैं पहले भी इसके मुँह से इस तरह की बातें सुन चुकी हूँ। इसे बहुत अपनी हवेली की इज्जत पर मान है, बहुत पारसा बनता है। अब मैं इसे बताऊंगी कि जब किसी की इज्जत पर वार किया जाता है तो इसे कैसे लगता है, इस इंसान को कितना दुख होता है, ये वही जान सकता है जिस पर बीत चुकी हो। और अब मैं इस आदमी से इंतकाम लेकर रहूंगी। अगले दिन मेहंदी थी। सभी खानदान और रिश्तेदार हवेली में जमा थे हिस्बे मामूल। जुनैद हवेली में कहीं पे नहीं था। मुझे बहुत ज़रूरी काम है माँ, बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है, और वैसे भी ये फंक्शन तो लड़कियों का है, मेरा इसमें क्या काम। मैं कल बारात और वलीमा अटेंड करूंगा, मगर आज मुझे जाने दे। ये 2 दिन छुट्टी करने के लिए आज मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मैं रात को लेट वापस आऊँगा। इसने ये बात अपनी माँ को कही तो सोबिया ये सब सुन रही थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस किस्म का वार कैसे किया जाता है। हवेली में पाँव धरने की भी जगह नहीं थी। एक एक कमरे में बहुत सारी लड़कियां जमा थीं। अलीज़े और सारा के कमरे में भी कितनी ही कज़न्स मौजूद थीं। जब वहां पर सोबिया भाभी आई थी। अरे अलीज़े, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब क्यों लग रही है? भाभी, आज मुझे सुबह से बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। मुझे गले में भी दर्द हो रहा है, खांसी भी है। मैं चाहती हूँ कि आराम से सो जाऊँ, मगर यहाँ पर इतना रश है कि कहीं आराम करने की जगह नहीं मिल रही। सोबिया के जहन में झमाका सा हुआ था। वो सोच रही थी कि वो मेहमानों में से आई किसी लड़की को बहाने से जुनैद के कमरे में भेज सके और अपना काम कर देगी, लेकिन अगर वो लड़की हवेली की ही हो और वो भी अलीज़े जैसी बेवकूफ़ लड़की, तो काम ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। इसके लबों पर पुरअसरार मुस्कुराहट फिर गई। अच्छा, तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो इसे लेकर जुनैद के कमरे में आ गई। अरे भाभी, ये तो जुनैद भाई का कमरा है। हाँ, तो वो आज घर पर नहीं आएगा। आज वो किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ है, कल वापस आएगा। ये कमरा खाली है, इसमें तुम आराम से सो जाओ, और ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि तुम यहाँ पर हो। ऐसा ना हो कि दोबारा तुम्हें किसी काम से बुलाने के लिए बुला लिया जाए और तुम आराम ही ना कर सको। और हाँ, किसी और लड़की को अपने साथ ठहराने की ज़रूरत नहीं है। खुद यहाँ पर आराम से रहो, सुकून करो। अलीज़े ने सोबिया को अपने गले से लगा लिया। अरे, आप कितनी अच्छी हैं भाभी, कितना ख्याल रखने वाली हैं। हाँ, बस तुम अब आराम करो, सो जाओ। मैं बाहर सबको बोल दूंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अलीज़े जुनैद के बेड पर लेटकर सो गई थी। सोबिया ने जाते जाते कमरे की लाइट ऑफ कर दी थी और दरवाज़ा बंद कर दिया था। इसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट खिली हुई थी। जो वो सोच रही थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। आधी रात का वक्त था जब हवेली की आहिस्ता आहिस्ता सभी रौनकें दम तोड़ने लगी थीं। ताई ने सब लड़कियों को डांट कर सुला दिया था, तुम लोग आराम करो, सो जाओ। फिर जब सुबह होगी तो तुम लोग उठने का नाम नहीं लोगे। तैयारी में तुम लोग इतना वक्त लगा देती हो, अब आराम से सो जाओ, मुझे किसी की भी आवाज़ सुनाई ना दे। वो गुस्से में सबको डांटते हुए वहाँ से चली गई थी। जब जुनैद घर आया तो रात के 2 बज रहे थे। सभी लोग सो रहे थे सिवाय एक सोबिया के। वो अपने कमरे में जुनैद के आने का ही इंतज़ार कर रही थी। और फिर जब जुनैद अपने कमरे में गया तो तभी सोबिया ने सलमान को उठा दिया। क्या हो गया है तुम्हें? आधी रात को क्या कर रही हो? मैंने जो कुछ देखा है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और मैं वो सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए आपको बता दिया कि ऐसा ना हो कि आप लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हवेली की इज़्ज़त ख़राब हो जाए, मट्टी में मिल जाए। क्या बोल रही हो तुम? सलमान, जो नींद से बेदार हुआ था, वो हैरत से अपनी बीवी से पूछने लगा। अरे, ये बात आपको बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। कैसी बात है? सलमान चौंका। आप क्या सोचेंगे कि मैं आपकी बहन के बारे में कैसी बातें कर रही हूँ? सलमान का दिमाग घूम गया था। अरे यार, सीधी बात बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? आप आए मेरे साथ। सोबिया सलमान को लेकर कमरे से बाहर निकल कर आ गई और सीधा जुनैद के कमरे में आई थी, जहाँ पर बिस्तर पर टांगों के ऊपर कंबल ओढ़े अलीज़े बैठी हुई थी। इसकी आंखों में नींद की खुमारी थी, बाल बिखरे थे और इसके सामने ही जुनैद खड़ा था। ये देख लें आप क्या हो रहा है यहाँ पर।
جب یہ منظر سلمان نے دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ تم اس آدمی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں سو رہی تھی بھائی، نیند آ رہی تھی، علیزے نے بے تاثر انداز میں جواب دیا تھا۔ اور جنید، وہ تو حیران پریشان تھا کہ آخر علیزے اس کے کمرے میں کر کیا رہی ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، لائٹ آن کی تو اس نے اپنے بیڈ پر کسی کو سوتے ہوئے دیکھا۔ جب اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو سامنے علیزے تھی۔ ارے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہاں پر تمہیں کس نے سونے کو بولا؟ علیزے اس کے سوال پر گمسم سی بیٹھی تھی، اور اب اس سارے منظر کو صوبیہ نے اپنی ہی مرضی کا رنگ بنا کر پیش کر دیا تھا۔ سلمان نے نہ کوئی اور بات پوچھی، نہ کوئی اور بات سنی، بلکہ اس نے جنید کے ساتھ ہاتھا پائی کرنا شروع کر دی۔ تم بہت پارسا بنتے تھے، بہت نیک، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنی حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے، اور تم نے تو مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ شور کی آواز سن کر سبھی لوگ جاگ اٹھے۔ مہمان بھی حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جنید نے بہت مشکل سے سلمان کو قابو میں کیا تھا۔ تماشا مت کرو سلمان، بات کو سننے کی کوشش کرو۔ جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے کمرے میں کیوں آئی، کس نے اسے یہاں پر سونے کو بولا۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہی گھر واپس آیا ہوں اور اسے یہاں پر موجود دیکھا، مگر صوبیہ درمیان میں آ گئی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا بول رہا ہے۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جنید تم ایسی گری ہوئی حرکت کرو گے۔ سبھی لوگ اس پر افسوس کرنے لگے تھے۔ سبھی کی الزام دیتی ہوئی نظریں جنید اور علیزہ کی طرف اٹھی تھیں، اور علیزہ وہ ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بے وقوف نادان لڑکی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کی ذرا سی غلطی نے کیا رنگ دکھایا ہے، اسے سب کی نظروں میں رسوا کر دیا ہے، کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور جنید اس کا سر گھوم رہا تھا۔ آخر یہ لڑکی یہاں آئی تو آئی کیوں؟ کیا اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے؟ جنید نے نفرت سے علیزے کی طرف دیکھا تھا۔ علیزہ کہنے لگی، مجھے تو صوبیہ بھابی نے کہا تھا کہ جنید بھائی آج گھر نہیں آئیں گے، تو تم آرام کرو، سو جاؤ یہاں پر، کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ صوبیہ پوری طرح چلانے لگی، تو تم اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے مجھے الزام دے رہی ہو؟ کیا تمہارا اپنا دماغ کام نہیں کرتا تھا؟ کیا تم چھوٹی بچی ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ ایک نوجوان لڑکے کے کمرے میں سونے کا کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں کب سے یہ سب کے ناک کے نیچے کھیل چل رہا ہے، اور خود شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور اب جب پکڑے گئے ہیں تو الزام مجھ پر لگا رہے ہیں۔ میں اس حویلی کی نہیں ہوں، اس خاندان کی نہیں ہوں نا، اس لیے مجھ پر الزام لگانا، بات کرنا آسان ہے۔ صوبیہ نے اتنا کہتے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اب سلمان غصہ بھال کر اپنی بیوی کو منانے میں لگ گیا تھا۔ ارے یار، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، میں تمہیں خود غلط کہہ رہا ہوں نا، میں کسی اور کو کہنے دوں گا۔ تم رونا بند کرو اور پلیز پریشان مت ہو۔ اور جنید، تمہیں میں اپنی اس حویلی میں نہیں دیکھوں گا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم ان سب لوگوں میں رہو۔ اس حویلی میں بہت ساری لڑکیاں ہیں، اور اب تو اس حویلی میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ جنید جو بہت پارسا بنتا تھا، دیکھ لیں آپ کیا گل کھلایا ہے اس نے۔ تائی چچی وہ سبھی حیران تھے، کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت اچھے سے جانتے تھے کہ وہ کردار کا کیسا تھا، اور حویلی کی لڑکیوں کی اونچی آواز تک وہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ باہر اس گھر کے مرد اور لوگوں نے آواز سنی تو وہ کیا کہیں گے، اور وہ اپنی حویلی کی لڑکی کے ساتھ ایسی ہی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ اور علیزہ وہ ایک بے وقوف نادان سی لڑکی تھی، یقیناً وہ کسی سازش کا شکار ہوئی تھی، مگر یہ بات وہ سبھی مہمانوں کو کیسے سمجھاتے؟ اور سلمان وہ جو غصے سے بھر رہا تھا اس وقت، تو وہ کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تب جنید کی ماں آگے آئی تھی، صبح ہوتے ہی میں جنید اور علیزہ کا نکاح کروا دوں گی۔ اب سب لوگ یہ تماشا بند کریں اور جا کر آرام کریں۔ انہوں نے سب لوگوں کو وہاں سے بھیج دیا تھا، اور خود جنید کو لے کر اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ ماں یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ علیزہ نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس کی ماں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ بیٹا، اس میں علیزہ کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ علیزہ کو یہ سب کرنے کے لیے اس لڑکی نے بولا تھا۔ یہ سارا کیا دھرا اسی کا ہے۔ جب سے اس حویلی میں آئی ہے تب سے ہم نے سکون کا سانس نہیں لیا۔ اب جنید کی سمجھ میں کچھ بات آ گئی تھی۔ مجھے اب یہی لگتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے انتقام لینے کے لیے سب کیا ہے۔ انتقام لینے کے لیے؟ کیسا انتقام؟ اس کی ماں چونکی تھی۔
रहने दे। सारी बात इन्हें बताई। किस तरह से तानिया बार बार इसके कमरे में आती थी, इसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती थी और इसके इनकार पर बातें सुनाने पर वो यहाँ से रोते हुए चली गई थी। और आज इसकी बहन ने यह हरकत की मुझसे इंतकाम लेने के लिए। बेटा, अब जो होना था वो हो चुका, अब किसी को भी इल्ज़ाम देने का क्या फ़ायदा। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें क्या पता था कि तुम्हारे कमरे में अलीज़े मौजूद है? तुम काम से थके हारे आए हो तो तुम्हें अपने कमरे में ही आना था ना। अब कहाँ जाते तुम और अलीज़े? इस बच्ची की भी गलती नहीं है, इसके बारे में कुछ भी गलत मत समझना। बेटा, तुम दोनों की शादी करने की ख्वाहिश मेरे दिल में बरसों से है, मगर कभी इस ख्वाहिश को ज़बान पर नहीं लाई, क्योंकि तुम दोनों की उम्रों में बहुत फ़र्क है। मगर अब जब ये सब हो गया है तो तुम दोनों का निकाह करना ही बेहतर है। शायद ये सब कुछ इसी तरह से लिखा था। अब तुम आने वाले वक्त के मुताबिक खुद को तैयार कर लो, अलीज़े को बीवी के रूप में कबूल कर लो। बेटा, अब मुझे किसी के सामने शर्मिंदा होने मत देना। वो काफ़ी देर तक जुनैद के पास बैठी इसे समझाती रही थी। इनके जाने के बाद वो अपना सर पकड़ कर रह गया था। मुझे तो सब लोगों ने कठपुतली बना दिया है। मेरी अपनी कोई पसंद नहीं है, कोई मर्जी नहीं है, और अब मैं क्या करूं? कैसे इस छोटी सी बच्ची को बीवी बना लूं जो कल तक मेरे बाजू के साथ झूलती थी और आज माँ इसी के साथ निकाह करके इसे अपनी बीवी बनाने की बात कर रही है। पूरी रात वो यही सब सोचता रहा था। रात इसकी आंखों में कट गई थी, नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन सुबह होते ही हवेली में अजीब सा माहौल था। कुछ लोगों की आंखों में इसके लिए ताने थे, कुछ की आंखों में तमस्खुर था, कुछ शक और नफरत से देख रहे थे। इसने अलीज़े को देखा जो रो रो कर पागल हो चुकी थी। इसके गाल सूजे हुए थे। इस लड़की को अब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ था। सभी इसके किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे। अरे तुम जुनैद के कमरे में गई तो गई क्यों? यकीनन तुम्हारी नीयत में कोई खोट था, तभी तुम चुपके से वहां पर गई। अब अल्लाह ही जाने तुम दोनों के दरमियान कब से ये सब चल रहा है। सब लोग बेखबर थे। अगर कल सोबिया ना बताती तो किसी को पता ना चलता, और ना जाने तुम दोनों कौन सा चांद चढ़ा देते। ये अल्फाज इस्तेमाल करने वाली इसकी फूफी थी, जो कभी तो इस पर जान निछावर किया करती थी और अब इसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रही थी। अरे हम सोबिया के बारे में बातें करते थे कि वो अजीब ख़ानदान की है, माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं की, और अब देखो हमने तो तुम्हारी अच्छी तरबियत की, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई, मगर फिर भी तुमने हमारी सारी तरबियत को मट्टी में मिला दिया। आखिर साबित कर ही दिया ना तुम भी इस ख़ानदान की नहीं हो। तुम भी अपने ननिहाल वालों पर गई हो। बाप के खून ने असर नहीं किया, मगर माँ के खून ने ज़रूर अपना असर दिखाया है। अलीज़े की माँ ख़ानदान से बाहर की थी। अलीज़े के बाप ने इनसे शादी की थी। शादी के चंद साल के बाद ही इसके बाप का इंतकाल हो गया था। हवेली में सबका रवैया अलीज़े और इसकी माँ के साथ इतना मुनासिब नहीं था, मगर दादी इन दोनों से बहुत ही प्यार करती थी, ख़ास तौर पर अलीज़े से। अलीज़े में इनकी जान थी, अपने मरहूम बेटे की वो निशानी थी, तो कैसे वो इसे अपनी नज़रों से दूर कर देती। अलीज़े की माँ ने भी इसे बहुत बातें सुनाई थी। खूब सिला दिया है बेटा तुमने मेरी उम्र भर की रियासतों का, सबकी खिदमतें करती रही, सब कुछ सहती रही, तुम्हारी तरबियत में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, सिर्फ ये सोच कर के कल को मुझे अच्छा वक्त देखने को मिलेगा, सब मेरी बेटी की तरबियत की तारीफ़ करेंगे। मगर तुमने तो सब कुछ मट्टी में मिला दिया, ये साबित कर दिया कि मैं तुम्हारी तरबियत करने में नाकाम रही हूँ। मेरी ज़ात को तुमने सब के लिए गाली बना दिया। जो बात इतने सालों से सबकी ज़बान से उतरी हुई थी, वो बात तुमने दोबारा इनकी ज़बान पर चढ़ा दी कि मैं इस ख़ानदान के बाहर की हूँ और तुम्हारे बाप ने मुझे अपनी मर्ज़ी से बीवी बनाया। ये बात बोलते हुए सब लोग भूल गए हैं कि वो मुझे सोबिया से मिला रहे हैं, जबकि सोबिया में और मुझ में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब क्या हो सकता था? जो होना था वो तो हो चुका था। इन दोनों का निकाह कर दिया गया था। जब इसका निकाह हुआ तो एक बार फिर से सोबिया इसके पास आई थी। इसे देखकर अलीज़े ने मुंह मोड़ दिया था। आप यहाँ पर क्यों आई हैं भाभी? आप रात को कैसे अपनी बात से मुकर गई थी? सोबिया कहने लगी, मुझसे गलती हो गई, मैंने डर की वजह से ये सब किसी को नहीं बताया, क्योंकि तुम्हारे भाई तो कितने गुस्से में थे, और अगर इन्हें कहती कि मैं ही तुम्हें इस कमरे में लेकर आई थी तो वो मुझे जान से मार देते, वो मुझे छोड़ देते, तलाक दे देते, और मैं इनके बगैर कैसे रह सकती थी। वो सिसक पड़ी थी। अलीज़े को इन पर तरस आ गया, मगर फिर भी देखें तो सब ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं, क्या किया है सब लोगों ने मेरे साथ। हाँ तो तुम्हारा निकाह हो गया है जुनैद के साथ, इसकी बीवी बन गई हो, और क्या चाहिए तुम्हें? वो इसे खोजती हुई नज़रों से बोली तो वो शर्मा गई। ये तो आप सही कह रही हैं, जो मेरे दिल में ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। अब सोबिया की आंखें फटी की फटी रह गई। ये इसे पसंद करती थी, मगर अब मैं इसे जुनैद के खिलाफ वर्गलाऊँ
जाऊंगी ताकि ये भी इसके दिल में अपने लिए नफरत को पाल ले और कभी भी ये दोनों एक दूसरे को कबूल ना कर सकें। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इन दोनों का निकाह हो जाएगा। अब निकाह हो गया तो इसको तड़वाना तो पड़ेगा, वरना तानिया तो रो रो कर अपनी जान दे देगी। वो अपने आप से बातें करते हुए दोबारा अलीज़े से गोया हुई। अच्छा, तो तुम जुनैद को पसंद करती हो? हाँ, अलीज़े ने शर्माते हुए सर झुका लिया। तो फिर एक काम करना, आज तुम दोनों की शादी हुई है और वो तो बहुत गुस्से में है। शाहिद तुम्हें पसंद नहीं करता, मगर तुम इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना, इसे बताना कि तुम दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है और तुम इसे अपने हक की बात करना। हक की बात? कैसा हक? अलीज़े ने हैरान होकर कहा। अरे वही हक की बात जो हर बीवी अपने शौहर से करती है। इस तरह से वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, तुम्हारे लिए इसके दिल में नरमी पैदा होगी। बस जैसा जैसा मैं कहती जाऊँ तुम वैसा करती जाना। सोबिया ने इसे कुछ बातें बताई थीं और अलीज़े ने अपनी कम अकली के बायस इन सारी बातों को न सिर्फ सुना था बल्कि अब इन सारी बातों को जुनैद के सामने दोहरा भी दिया था। और फिर जुनैद ने इसे बुरी तरह मसल दिया था। कहाँ तो वो समझ रहा था वो मासूम सी जान लड़की है जिसने हवेली के बाहर की दुनिया नहीं देखी, और अब इसके मुंह से ये सब सुनकर इसका गुस्से में आना फितरी था। अलीज़े को अंदाज़ा नहीं था कि इसकी बातों का क्या मतलब निकलेगा, और अब जुनैद का रवैया, इसका सलूक और बर्ताव देखकर इसे अंदाज़ा हो गया था कि एक बार फिर से वो सोबिया भाभी के हाथों बेवकूफ़ बनाई गई है। अगले दिन अलीज़े ने बमुश्किल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर सब लोगों को अपने खुश होने का यकीन दिलाया था। कहाँ तो वो दिलावर की शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा पुरजोश हो रही थी, और कहाँ अब इसने दिलावर की शादी की किसी फंक्शन को भी इंजॉय नहीं किया था। खामोशी से कोने में बैठी रही थी और सभी लोग इसे देख देख कर आपस में सरगोशियाँ करते रहे। बैठे बिठाए वो सबकी नज़रों में मशकूक बन गई थी। सभी इसके किरदार के बारे में बातें करने लगे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और जुनैद के दिल में अलीज़े के लिए नफ़रत बढ़ती जा रही थी। इसकी माँ ने लाख समझाया कि इस बच्ची का कोई कसूर नहीं, मगर जुनैद के जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि ये सब इसकी वजह से हुआ है। हवेली में सभी लोग इसकी तरफ अजीब नज़रों से देखते, सरगोशियाँ करते, और जुनैद का दिल चाहता कि वो इन सब से दूर चला जाए। इसने अलीज़े से बात करना छोड़ दी थी। वो इसे बस अपने कमरे में एक गैर मुताल्लिका वजूद समझता। वो सुबह घर से निकलता और रात गए वापस आता। दोनों के दरमियान एक गैर मरई दीवार खड़ी हो गई थी जिसमें ना कोई बात थी और ना कोई जज्बा। अलीज़े की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। वो सारा दिन सहमे हुए रहती। इसके दिल में एक खौफ था कि कहीं जुनैद इससे कोई और बदतमीज़ी ना कर बैठे। वो जानती थी कि इसकी कोई गलती नहीं, मगर इस वक्त की सूरत हाल ऐसी थी कि वो किसी को कुछ समझा भी नहीं सकती थी। एक दिन हवेली में एक दूर के रिश्तेदार के इंतकाल की खबर आई। सब लोग फ़ौरन वहाँ जाने की तैयारी करने लगे। जुनैद को भी जाना था, लेकिन इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसे सख्त सर दर्द हो रहा था। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। इसने अपनी माँ से कहा। अच्छा ठीक है, तुम आराम कर लो, हम सब जा रहे हैं, जल्दी आने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगता है आज देर हो जाएगी सबको वापस आने में। इसकी माँ ने इसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें बुखार लग रहा है, मुझे फ़िक्र हो रही है तुम्हारी। जुनैद ने इसकी तसल्ली दी। माँ, आप बेफिक्र रहें, मैं ठीक हूँ, मैं बस आराम करूँगा, मैं खुद को बेहतर महसूस करूँगा। सब लोग गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गए। हवेली में मुकम्मल खामोशी छा गई। जुनैद ने सोचा कि वो चाय बनाकर पी ले और फिर सो जाए ताकि सर दर्द में कुछ अफाका हो जाए। वो लाउंज में आया जहाँ से सोबिया और तानिया की धीमी आवाज़ आ रही थी। जुनैद की नज़र पड़ी तो वो दोनों सोफे पर बैठी आपस में बातें कर रही थी। मैं तो सोच रही थी कि इस जुनैद को बहुत सख्त सबक सिखाऊंगी कि इसने मेरी बहन की बेइज्जती की थी, इसको थप्पड़ मारा था। सोबिया की आवाज़ सुनाई दी। जुनैद का दिल धक से रह गया। इसने दरवाजे के पीछे खुद को छुपा लिया और इनकी बातें सुनने लगा। मैं तो इस वक्त पागल हो गई थी बाजी, इसने मुझे थप्पड़ मारा और कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने समझा था कि दुनिया का कोई मर्द मुझे इनकार नहीं कर सकता, मगर इस खड़ूस ने मेरा गुरूर तोड़ दिया। तानिया की आवाज़ में अब भी गुस्सा और शर्मिंदगी का एहसास था। यही तो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि वो सब मर्दों की तरह नहीं है। इसे फंसाने के लिए मैंने ये सब साजिश की। मैंने अलीज़े को बहाने से इसके कमरे में भेजा और फिर सबको बुलाया ताकि सब लोग इन दोनों को एक साथ देखें और जुनैद के किरदार पर शक करें। मेरा तो मकसद सिर्फ ये था कि इसकी बदनामी हो, लेकिन इसकी माँ ने निकाह करवा दिया। सोबिया ने एक पुरअसरार कमीनी हंसी हंसते हुए कहा। जुनैद का खून खोल उठा। इसके कानों में ये बात गूंज रही थी कि ये सब
सब एक सोची समझी साजिश थी और अलीज़े बेकसूर थी। बाजी, आपकी साजिश ने तो काम कर दिखाया, इसकी बेइज्जती तो हो गई, लेकिन अब क्या? अब वो इससे शादी कर चुका है। मैं तो आपकी इस चाल की वजह से इससे और भी दूर हो गई। अब वो अपनी बीवी को छोड़कर मेरी तरफ कैसे माइल होगा? तानिया ने अफसोस से कहा। अरे तुम फिक्र मत करो, जुनैद इसे जल्द ही छोड़ देगा। मैंने इस लड़की को वर्गलाया और कहा है कि वो जुनैद से अपने हक की बात करे, इसके सामने बार बार जाकर इसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करे, और अलीज़े की इन हरकतों की वजह से वो इसे मुंतफिर हो जाएगा कि वो अच्छे किरदार की लड़की नहीं। सोबिया ने हंस कर कहा। जुनैद का सर चकरा गया। इसने दरवाजे के पीछे हाथ रख दिया और गुस्से से कांपने लगा। इसने ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। ये सब झूठ है, ये सब गलत है, ये एक साजिश थी। अलीज़े का कोई कसूर नहीं था, जुनैद ने बेख्तियार सोचा। वो इसी लम्हे दोनों बहनों के सामने आ गया और गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? जुनैद की आवाज़ सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर कांपने लगीं। सोबिया जल्दी से उठकर भागने की कोशिश करने लगी, मगर जुनैद ने इसका बाजू पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जुनैद, छोड़ो मेरा बाजू, सोबिया ने चीखते हुए कहा। तानिया भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, मगर जुनैद ने इसका बाजू पकड़ लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मेरी और अलीज़े की ज़िंदगी तबाह कर दी। जुनैद ने गुस्से से कहा। ये सब इसलिए हुआ कि मैंने तुम्हें लिफ्ट नहीं करवाई, तुमने मेरे किरदार पर उंगली उठाई। मैंने कभी किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन तुम दोनों की वजह से आज मैं सबकी नज़रों में गिर गया हूँ। छोड़ो हमें जुनैद, हमने कोई गलती नहीं की। सोबिया ने बहाने बनाना शुरू किए, मगर जुनैद ने इसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और बोला, तुम्हारा झूठ अब सामने आ चुका है, मैं तुम दोनों की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। जुनैद ने इन दोनों को वहीं छोड़ा और फौरन अलीज़े के कमरे की तरफ भागा। इसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। इसने एक मासूम लड़की के साथ कितनी ज्यादती की, इसे तनहा छोड़ दिया। इसने कभी इसके बात नहीं सुनी। इस शक की नज़र से देखा। वो इस कमरे में गया तो अलीज़े बिस्तर पर सहमी हुई बैठी थी। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और इसके करीब आया। अलीज़े इसकी तरफ देखकर सहम गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जुनैद ने इसके सामने घुटनों के बल बैठकर इसके दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए। अलीज़े, मुझे माफ़ कर दो। अलीज़े हैरान रह गई, इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आप क्या कह रहे हैं? मैंने सब सुन लिया है। सोबिया और तानिया के बातों से मुझे पता चला है कि ये सब इनकी साजिश थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम पर शक किया और तुम्हें तनहा छोड़ दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अलीज़े, मुझे माफ़ कर दो। जुनैद की आंखों में भी आंसू थे। अलीज़े की आंखें भी भीग गई थीं। इसने जुनैद का हाथ पकड़कर कहा, मैं तो कब की आपको माफ़ कर चुकी हूँ। जुनैद ने इसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। तुम बहुत अच्छी हो अलीज़े, मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, तुम्हें मोहब्बत दूँगा। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है। अलीज़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी कि एक दिन आपको मेरी सच्चाई का पता चल जाएगा, मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। जुनैद ने इसे उठाकर बिस्तर पर बिठाया और इसके चेहरे से आंसू पहुँचे। आज से सब कुछ बदल जाएगा। वो अलीज़े को लेकर लाउंज में आया, जहाँ वो दोनों बहनें बैठी हुई थीं। जुनैद ने इनकी तरफ इशारा करते हुए अलीज़े से कहा, इन दोनों को देखो अलीज़े, ये कितनी खौफज़दा लग रही हैं। उन्होंने जो कुछ किया है की सज़ा इनको मिलेगी। जुनैद ने अपनी माँ को फ़ोन किया और इन्हें सारी बात बताई। इनकी माँ को भी सब कुछ सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे मालूम था बेटा कि ये सब इनकी साजिश है, जुनैद ने अलीज़ा से कहा। अलीज़ा ने इसका हाथ पकड़कर कहा, हमारा रिश्ता अब शुरू हुआ है, अब मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ इस रिश्ते को निभाऊंगी। जुनैद ने इसके हाथों को चूम लिया। तुम मेरी बीवी हो और मेरा हक है तुम्हारा साथ देना। इसी रात हवेली में सब लोग वापस आ गए और जुनैद ने सबके सामने सोबिया और तानिया की साजिश का पर्दाफाश किया। सब लोगों को इनकी वीडियो दिखाई। सब लोग बहुत हैरान रह गए और सोबिया की माँ इस पर गुस्सा हुई और इसकी माँ से कहने लगी, ये लड़की हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त को मिट्टी में मिला रही है। जुनैद ने मुस्कुराकर अलीज़े की तरफ देखा। अब मेरा और मेरी बीवी का रिश्ता बहुत अच्छा हो चुका है और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। जब सलमान को अपनी बीवी की हरकत के बारे में पता चला तो इसने इस पर बहुत गुस्सा किया था। वो तो सोबिया को तलाक देना चाहता था, मगर इसकी माँ दरमियान में आ गई। नहीं बेटा, हमारे ख़ानदान में तलाक देना एक मायूब अमल है और हमारा दिन भी इसकी सख्त ममानत करता है। तुम इसे मुआफ़ कर दो। और मुझे लगता है कि सोबिया को भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। सोबिया को जब एहसास हुआ कि मामला इसकी तलाक तक जा पहुंचा है तो इसको भी एक एक करके अपनी सारी गलतियां याद आने लगी थी। वो बहुत शर्मिंदा थी। इसने सबसे मुआफ़ी मांगी थी और इस बार इसने सच्चे दिल से अपने शोहर से कहा था कि आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर झुक जाए। कभी आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मैं
جس پر سلمان نے اس بار اپنے گھر والوں کے اصرار کرنے پر اسے ایک بار پھر سے موقع دے دیا تھا۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ آخر میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مزید دلچسپ ناول پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔